इसके पिछले वीडियो में जो हमने संयुक्त परिवार के लाभ, महत्व, प्रकार के बारे में जो चर्चा की थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर वस्तु का, हर व्यवस्था का जो है केवल महत्व ही नहीं होता, इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ आकार भी हैं, कुछ दोष भी हैं। और इसके तहत जब हम संयुक्त परिवार की कुछ हानियों के बारे में चर्चा करें या दोष के बारे में चर्चा करें या आकार के बारे में चर्चा करें, तो वे हानि, वे दोष को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे, जिसमें संयुक्त परिवार की जो पहली हानि का पहला बिंदु हम जो कह सकते हैं वो है कि संयुक्त परिवार में अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। अकर्मण्य से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जहाँ संयुक्त परिवार में सामूहिक संपत्ति होती है और सामूहिक कोष से ही सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो जब वहाँ ये व्यवस्था होती है तो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, व्यक्ति आलसी हो जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो मुखिया को करना ही है। तो इस रूप में वहाँ कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में एक व्यक्तियों की अकर्मण्यता में वृद्धि होती है। संयुक्त परिवार में जैसे हमने पहले भी बताया था कि सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार होता है, चाहे व्यक्ति वो काम करता है अथवा नहीं करता है, उसका भी वहाँ भरण पोषण होता है, उसकी भी वहाँ सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो जब ऐसी वहाँ स्थिति बनती है तो वहाँ बेकार व्यक्ति फिर चाहते हुए भी वो कोई कार्य नहीं करता है, या हम कह सकते हैं कि वो कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता तो पूरी वैसी हो रही है। तो यहाँ परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को कह सकते हैं कि कोई विशेष महत्व भी नहीं दिया जाता, कोई विशेष प्रोत्साहन भी नहीं मिलता है, कोई विशेष सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, इसलिए वह भी अपने कार्य के प्रति एक हम कह सकते हैं कि उदासीन होने लगता है, और जिस व्यक्तियों में वहाँ अकर्मण्यता बढ़ जाती है। दूसरे बिंदु के रूप में हम देखें तो व्यक्तित्व के विकास में बाधक, दूसरा बिंदु यह कहता है कि संयुक्त परिवार जो होता है वह एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पैदा करता है। संयुक्त परिवार व्यक्ति के जो विकास में जो बाधक सिद्ध होता है, उसका कारण ये है कि यहाँ प्रतिभाशाली व मूर्ख, कर्मण्य व अकर्मण्य आदि सभी के साथ में एक समान व्यवहार होता है। चाहे कोई व्यक्ति काम करता है उसके साथ भी वही व्यवहार है, चाहे कोई काम नहीं करता है उसके साथ भी वही व्यवहार होता है। तो जो व्यक्ति कार्य करता है, करने वाला है, उसको कोई जब प्रोत्साहन नहीं मिलता, जब कोई इसको हम कह सकते हैं पुरस्कार नहीं मिलता, जब उसकी वहाँ कोई विशेष उसको सम्मान नहीं मिलता है, तो वहाँ व्यक्ति को जो करने की जो एक लालसा होती है वो उसमें ख़त्म हो जाती है। वह कुछ नया करने का जहाँ तक कह सकते हैं जो कर सकता है, उसको करने के लिए फिर उसमें जो एक जोश, एक जो उत्साह जो होना चाहिए वो उसका टूट जाता है, क्योंकि जब वो देखता है कि यहाँ तो सभी के साथ में एक जैसा ही व्यवहार है, चाहे कोई काम करता है, चाहे कोई नहीं करता है, चाहे कोई कुछ नया सीख रहा है या सीखने का प्रयास करता है, सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार है, तो वहाँ पर व्यक्ति फिर कुछ नया करने की भी नहीं सोचता है। और जब नया नहीं करता है, नया सीखने का प्रयास नहीं करता है, तो फिर वहाँ एक जो उसका व्यक्तित्व में जो निखार आना चाहिए, जो निखार आता है नए नए कामों से, नई नई सीखने से, नई नई परिस्थितियों को अपनाने से, वो उसमें, या हम कह सकते हैं कि जो विकास की गति में
वो बाधा पैदा हो जाती है। तो इस रूप में भी संयुक्त परिवार कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए हानिकारक भी सिद्ध होता है। तीसरे बिंदु के रूप में हम देखते हैं यहाँ कि स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा के बारे में यदि हम कहें तो संयुक्त परिवार में हम ये भी कह सकते हैं कि स्त्री एक दासी के समान काम करती है। उसका जीवन खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने, उनका लालन पालन करने एवं अन्य सदस्यों की जहाँ तक सेवा शुश्रूषा करने में ही व्यतीत हो जाता है। वह अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाती है। वह अपने व्यक्तित्व को कह सकते हैं कि उस परिवार में बिल्कुल ही मिला देती है, नष्ट कर देती है। उसका खुद का व्यक्ति या कह सकते हैं कि स्वयं का जो व्यक्तित्व है वह कुछ भी नहीं होता है। जहाँ तक है उसे मनोरंजन का एक हम ये भी कह सकते हैं कि साधन के रूप में माना जाता है, और उसे जहाँ तक हम ये कहें कि सास एवं ननद के कभी कभी उलाहने, गालियाँ एवं प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ स्त्रियों की एक बड़ी दुर्दशा हमें देखने को मिलती है, जहाँ उनको कोई शिक्षा एवं बाह्य जगत से उसका कोई कह सकते हैं कि वहाँ नाता उसका नहीं होता। वह एक परिवार की, एक घर की चार दीवारी में बंद रहकर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा है, क्योंकि वो अपना पर्सनल, अपना व्यक्तिगत कुछ उसका विकास या कुछ अपने लिए वो करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। नंबर 4 बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार जो होते हैं, एक हम ये कह सकते हैं कि वो कलह का केंद्र होता है। और इसका कारण ये है कि संयुक्त परिवार में बच्चे, संपत्ति एवं स्त्रियों के व्यवहार को लेकर आए दिन हम देखते हैं कि कलह होती रहती है। इसी परिवार की शांति खतरे में पड़ जाती है। व्यक्तिगत व्यय एवं बच्चों को लेकर स्त्रियों में आपसी में द्वेष, मनमुटाव, तनाव पैदा होता रहता है, और पारस्परिक सहयोग एवं स्नेह हम कह सकते हैं कि कटुता एवं वहाँ संघर्ष में बदल जाती है। जहाँ कभी बच्चों को लेकर आपस में देवरानी जेठानी में झगड़ा हो जाता है, कहीं काम को लेकर झगड़ा हो जाता है, कहीं उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं किसी की, तो वहाँ झगड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे यहाँ तत्व हैं जो एक संयुक्त परिवार में हमेशा एक कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से कलह बनी रहती है, उनमें संघर्ष बना रहता है, उनमें कटुता बनी रहती है। तो ये भी संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा दोष है। अगले बिंदु के रूप में नंबर 5 में हम देख सकते हैं कि संयुक्त परिवार में अधिक संतान उत्पत्ति भी होती है। उसका कारण ये है कि संयुक्त परिवार में न तो प्रत्येक सदस्य का स्वावलंबी होना आवश्यक होता है, और न ही किसी को अपने भरण पोषण हेतु कोई चिंता करने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति काम करता है या नहीं करता है, सभी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो वो संतान और अधिक संतान पैदा करने में लगा रहता है, क्योंकि उसको उन संतानों के भरण पोषण की कोई चिंता है नहीं, उसके ऊपर कोई भार आने वाला है नहीं। वो सब कुछ मुखिया को देखना है, मुखिया की जो सामूहिक संपत्ति है उससे उनका लालन पालन करना है। तो इस रूप में एक वहाँ हम कह सकते हैं कि अधिक संतानोत्पत्ति होती है। वहीं एकाकी परिवार की जहाँ हम बात करें तो एकाकी परिवार में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी संतानों के साथ में जब रहता है तो उसकी वही सीमित आय होती है, अपनी आय होगी, और अपनी आय में से ही उसको सभी खर्चे चलाने होते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार की जहाँ तक बात है वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ संपत्ति सामूहिक होती है और खर्चे भी सामूहिक होते हैं। जब संपत्ति और सामूहिक खर्चे होते हैं तो जो नकारा व्यक्ति होते हैं, जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जो काम नहीं करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, उन पर कोई विशेष भार नहीं पड़ता है। अतः
वो संतान पैदा करने में लगे रहते हैं, जिससे परिवार की जनसंख्या बढ़ती है और वो समाज के परिवार में के विकास में बाधा पैदा करती है। अगले बिंदु के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि संयुक्त परिवार जो होता है एक व्यक्ति की कुशलता में बाधक होता है या बाधा पैदा करता है। संयुक्त परिवार ने जैसे कर्मण्य व्यक्तियों का वहाँ शोषण तथा अकर्मण्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ उसे कोई दंड नहीं दिया जाता। सभी आवश्यकताएं दोनों की एक समान पूरी होती हैं। तो संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों के हितों का जहाँ ध्यान रखा जाता है एवं समान रूप से प्राप्त होता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी समान रूप से होती है, चाहे कोई व्यक्ति कमाता है अथवा नहीं कमाता। इसका परिणाम ये होता है कि कमाने वाले व्यक्ति पर अधिक बार होने तथा उसको प्रोत्साहन न मिलने के कारण उसकी कार्यकुशलता में कमी आती है। और जब कार्यकुशलता में कमी आती है तो वो परिवार के लिए, समाज के लिए अहितकारी होती है। जहाँ तक हम उसके व्यक्तिगत शरीर की स्वास्थ्य की बात करें तो उसके स्वास्थ्य का भी वहाँ ह्रास होता है और उसका जो जीवन स्तर है वो निम्नतर होता चला जाता है। तो एक ये भी यहाँ संयुक्त परिवार की एक हानि है, एक दोष है, एक आकार है कि वो व्यक्ति की जो एक कुशलता में बाधा पैदा भी करता है और उसका मुख्य कारण जो है वो वही है कि वहाँ सभी के लिए समान आवश्यकताएं, समान हित, सभी का समान सम्मान वहाँ मिलता है। तो जो व्यक्ति कर्मठ है, मेहनती है, योग्य है, उसको कोई विशेष उसका वेटेज नहीं मिलता है। इससे उसके मन में एक हम कह सकते हैं कि हीन भावना पैदा होती है और जब हीन भावना पैदा होती है तो वो उसकी कार्यकुशलता को प्रभावित करती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा दोष है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं गतिशीलता में बाधक। गतिशीलता में बाधक से यहाँ तात्पर्य हम ये लगा सकते हैं कि व्यक्ति की परिवार के प्रति यहाँ एक गहन आसक्ति होती है। व्यक्ति के मन में यह एक धारणा बन जाती है कि आँख से दूर हुए तो दिल से भी दूर हुए। इसलिए कोई भी व्यक्ति परिवार से बाहर या अन्य किसी स्थान पर काम करने के लिए या नौकरी करने के लिए, अपना कोई व्यवसाय करने के लिए जाना पसंद नहीं करता है। तो जब वह जाना पसंद नहीं करता है तो वहाँ जो हम कह सकते हैं कि जो सदस्यों में या जो गतिशीलता जो होती है वह गतिशीलता वहाँ बाधित हो जाती है, जिससे व्यक्ति चाहे घर में उस परिवार में उसके लिए कोई काम नहीं है लेकिन वो घर में बेकार बैठा रहेगा, लेकिन उसको बाहर जाने में या बाहर भेजने में संयुक्त परिवार के जो हम कह सकते हैं नियम कानून मान्यता हैं वो कुछ उसमें बाधा पैदा करती हैं। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार जो होते हैं वह गतिशीलता में बाधक होते हैं। अगले बिंदु के रूप में गोपनीय स्थान का अभाव। गोपनीय स्थान का अभाव से यहाँ तात्पर्य ये है कि संयुक्त परिवार में जो सदस्यों का जो जमघट होता है, एक सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो वहाँ एक ऐसा लगता है कि मान लो एक छोटा मोटा कोई मेला लगा हुआ है और उस स्थिति में, उस व्यवस्था में वहाँ शांति और एकांत का कभी कभी बिल्कुल ही नितांत अभाव हो जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब विवाहित जोड़े के लिए जो नई पत्नियां जब उस घर में आती है तो उसके लिए बड़ी एक विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैसे भी जहाँ तक संयुक्त परिवारों में अपने बुजुर्गों के सामने पति पत्नी का वार्तालाप और जहाँ तक हम देखते हैं कि अपने बच्चों से अधिक बातचीत करना, उन्हें स्नेह करना, व उनकी सुख सुविधाओं का अधिक ध्यान रखना सदस्य के आचरण में वहाँ नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ बड़ों की एक मान मर्यादा होती है। तो उसके देखते हुए एक व्यक्ति अपनी पति पत्नी और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वहीं परिवार के आदर्श के ये सब विरुद्ध माने जाते हैं, और जब परिवार के विरुद्ध जब ऐसे आदर्शों के विरुद्ध ये व्यवहार माना जाता है
तो व्यक्ति ऐसा करने में बड़ा संकोच महसूस करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होने की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि एक अजनबी अधिक हो जाते हैं, और गोपनीय स्थान का जहाँ अभाव बच्चों के लिए भी एक कह सकते हैं कि कभी कभी दुखदायी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी अवांछित घटनाओं को भी हमें देखने को मिलती हैं जिनका प्रभाव उन पर हानिकारक सिद्ध होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है कि जब व्यक्ति को कभी कभी तो यानी एक गोपनीय स्थान की जहाँ उसको आवश्यकता होती है, पति पत्नी में आपस में बात करने की इच्छा होती है या आवश्यकता होती है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता होती है, तो ये मौका वहाँ पर नहीं मिलता है। तो इस तरीके से एक ये बहुत बड़ा दोष है कि जहाँ पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाएँ, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएँ, तो वो स्थिति बड़ी हम कह सकते हैं कि दोनों के सामने विकट स्थिति बन जाती है। अगले बिंदु के रूप में है कर्ता की स्वेच्छाचारिता। एक दोष के रूप में, एक कार्य के रूप में यह भी संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है कि संयुक्त परिवारों में कर्ता का जो मुख्य स्थान होता है और परिवार के जहाँ तक सभी कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं या उसी के निर्देशन में होते हैं, तो वहाँ कर्ता की जो इच्छा है, वो जो चाहता है, वही सर्वोपरि मानी जाती है और वही सर्वोपरि होती है। और जहाँ तक ये भी है कि कर्ता की इच्छा के सामने वहाँ जो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनकी जो इच्छा हैं सभी दमन हो जाती हैं, सभी मर जाती हैं, या उन सदस्यों की इच्छा उस कर्ता के सामने कोई मायने नहीं रखती हैं। कर्ता जो चाहता है वही होता है, वही अन्य सदस्यों को वैसा ही करना पड़ता है। तो एक तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में, कई परिवारों में ऐसा कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं कि वहाँ एक प्रकार से जो मुखिया होता है, जो कर्ता होता है इस परिवार का, एक तरीके से निरंकुश शासक के रूप में वहाँ काम करता है। तो जब निरंकुश शासन के रूप में वहाँ काम करता है तो स्वाभाविक है कि व्यक्तियों के वहाँ अन्य जो व्यक्ति जो सदस्य हैं उनके व्यक्तित्व का वहाँ विकास नहीं हो पाता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में कभी कभी शुष्क एवं नीरस वातावरण भी हमें देखने को मिलता है। ये इसमें शुष्क एवं नीरस वातावरण से तात्पर्य यहाँ ये लगाया जाता है कि संयुक्त परिवार के सदस्य की जहाँ अधिकता होती है, सदस्यों की संख्या बहुत होती है, उसके कारण के जो पारस्परिक संबंधों में जो एक दृढ़ता व आत्मीयता जो होनी चाहिए, उसका अभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। तो इसके कारण वहाँ यानी परिवार के सदस्यों में आपस में मधुर संबंध या औपचारिकता में हम कह सकते हैं वो नहीं बन पाते। संयुक्त परिवार में कभी कभी मनमुटाव व पारस्परिक द्वेष की भावना भी पैदा हो जाती है। वह अधिक जब प्रबल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एक घर के वातावरण का जो माहौल जो बनता है वो एक शुष्क एवं नीरस और कहते हैं बड़ा ही एक उदासीन वातावरण वहाँ पैदा हो जाता है, जिससे जहाँ व्यक्ति आपस में मनमुटाव है, तनाव है, बातचीत नहीं कर रहे, तो वहाँ व्यक्ति अपने अपने आप में ही वो घुटता रहता है। कभी कभी इस प्रकार की भी स्थिति वहाँ पैदा होती है। तो ये भी एक संयुक्त परिवार का दोष माना जा सकता है। और अंत में एक इसका जो दोष है या कार्य है वो माना जाता है कि सामाजिक समस्याओं के संयुक्त परिवार पोषक होते हैं। जहाँ हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है, उनको पाला जाता है और वे बड़ी होती हैं। इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार अनेक जैसे रूढ़िवादी परंपराओं तथा कभी कभी अनुपयोगी धार्मिक कर्म कांडों की स्थली के रूप में काम करते रहते हैं।
संयुक्त परिवार के माध्यम से कई समाजव्यापी समस्या हमारे सामने ऐसी पैदा होती हैं, जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, विधवा विवाह पर रोक है, पर्दा प्रथा है, जाति अंतर विवाह है, जनसंख्या की समस्या है, अशिक्षा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास है या विकास में बाधा है, और वहीं जातिगत भेदभाव में वृद्धि, स्त्रियों का जहाँ शोषण है। तो इस प्रकार की जो जितनी भी हमारे कोई समस्या दिखती हैं, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, जो हमारे सामने इसके उदाहरण आते हैं, वो सभी हमें संयुक्त परिवार में कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर और किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलती है। तो वैसे तो हमें ये कह सकते हैं इन समस्याओं के और भी अनेक कारण हैं, फिर भी संयुक्त परिवार ने इसमें इन समस्याओं को बढ़ाने में, इनको पालने में बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि संयुक्त परिवार जो है वो है सामाजिक समस्याओं के पोषक के रूप में भी काम करता है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा दोष है। आज इस वीडियो में इतना ही, इसे आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में कि संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान।